हो क्या रहा है कि बॉडी में फैट ज्यादा है, वो फैट जो है जहाँ पे है वहाँ नुकसान कर रहा है, इन्फ्लामेशन कर रहा है, सूजन कर रहा है। जब ये इन्फ्लामेशन चलता रहेगा, हो रहा है, खत्म हो रहा है, फिर हो रहा है, तो फिर वो वहाँ पे स्कारिंग होने लगेगी। जैसे चोट लग के, चोट तो ठीक हो जाती है, उसका निशान रह जाता है। तो जब वो निशान लीवर पे बार बार इकट्ठे होते हैं तो हम कहते हैं लीवर फाइब्रोसिस हो गया, में हाइपर एसिडिटी है। तो देखिए वो एसिड प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, जो है वो नुकसान कर रहा है। तो वो नुकसान क्यों कर रहा है, उसका कारण ढूंढ लीजिए। कारण, चाहे वो कारण उस बैक्टीरिया में हो, एच पैलोरी में हो सकता है जिसको आप एसिडिटी समझ रहे हो वो कैंसर हो। हम सब आज भी जिम सप्लीमेंट बेस्ड लीवर फेलियर देख रहे हैं। महीने में 1-2 मरीज आने ही हैं जिन्होंने जिम सप्लीमेंट लिया था और लीवर पॉप अप हो गया। जो भी आदमी जिम जा रहा है वो सब ब्रांच इन अमीनो एसिड और वहाँ पे वो सॉस और सैंडविच की तरह बांट दिए जाते हैं। साथ में बोल देते हैं जी लिव 52 ले लो। तो अगर आप कुछ लेके ऑलरेडी उसकी नुकसान की दवाई ले रहे हो, इसका मतलब वो नुकसान तो कर रहा है। So fish oil or cod liver oil, they are good source of omega-3 fatty acids and vitamins which are fat soluble, A, D, E और K। ज्यादा भी नुकसान नहीं करने वाला, क्योंकि वाटर soluble vitamins जो B और C है वो तो आप जितना ज्यादा लेंगे वो वाटर फ्लश आउट होकर किडनी निकाल देगी बाहर। फैट soluble के साथ चक्कर है, क्योंकि वो अंदर जाने का तरीका है, बाहर जाने का कोई तरीका नहीं। So overdose of vitamin A, vitamin D is reported and is toxic। इतनी टॉक्सिक हो सकती है कि लीवर फेल कर दे आप। जैसे आप बीमार हुए, सर्दी खांसी हो गई, बोले यार अपन कंप्लीट बॉडी चेकअप करा लेते हैं। जब बीमार हो तब मत कराओ, क्योंकि उसमें होगा ये कि उसमें आपके सारे टेस्ट ऊपर नीचे, हल्के फुल्के ऊपर नीचे आ जाएंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वायरल ही होते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर 6 महीने बाद फिर वायरल हुआ, फिर आपने टेस्ट करा लिए, फिर वो लीवर के केमिकल्स बड़े हुए आ गए। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी में भी हल्का फुल्का लीवर के टेस्ट गड़बड़ हो सकते हैं। आपका इंटरप्रिटेशन ये होगा जी हमारा तो लीवर खराब है पिछले 6 महीने से। और सबसे पहले इस पॉडकास्ट को शुरू करते हुए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम जानते हैं कि आप गैस्ट्रो और हेपेटोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, बट हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप सरल शब्दों में समझाना चाहें कि एग्जैक्टली इस ब्रांच में होता क्या है, किस टाइप की बीमारियों को आप ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को फॉर्मली शुरू करना चाहेंगे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी जो इस ब्रांच को कह दिया जाता है, तो बेसिकली ये ब्रांच मेडिसिन की अलाइड ब्रांच है। जो हम जब हम मेडिसिन करते हैं उसके बाद 3 साल और पढ़ाई करी जाती है इस ब्रांच के बारे में। जो हम रोग जिनके बारे में हम स्पेशलाइज कर रहे हैं या अधिक जानकारी हमने ली है, वो है भोजन नली, आपका लीवर, पेट या आमाशय कह देते हैं, पेनक्रियास और आंतें। मोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो इसके आसपास घूमती हैं। अब चूंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, जैसे आपको लगेगा कि शायद हमें ऐसे कभी लगे कि छाती में जलन हो रही है या छाती में दर्द है, तो उसका संबंध हार्ट से भी हो सकता है, उसका संबंध आपके खाने की नली से भी हो सकता है, उसका संबंध आपके आमाशय से भी हो सकता है। तो अगर आप एक ब्रॉडर सेंस से मोटी मोटी बात करें तो मोटी मोटी बात यह है कि ऑलमोस्ट 30% जो लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, उनमें 30% लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनकी बीमारी का आंसर आपको पेट से मिलने वाला है। 30 से 40% लोगों का आंसर पेट से मिलने वाला है। दैट इज बिकॉज कारण ये है कि जो पेट की बीमारियां हैं उनका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, उसमें कैंसर्स भी आते हैं, उसमें जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां भी आती हैं, जैसे फैटी लीवर हो गया, उसमें कुछ ऐसी बीमारियां जो लंबे इन्फेक्शंस हैं, जैसे लीवर के क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, वो भी आते हैं। सो व्हेन यू कंबाइन ऑल 3 तो वो स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दिस इज़ व्हाट द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी इज। राइट। डॉक्टर जैन, जैसे कि अभी आपने फैटी लीवर के बारे में बात किया, और मैंने भी कुछ स्टडीज़ और कुछ रिसर्च पेपर्स को देखा था जिसमें ये बात कही गई है कि हमारे देश भारत में हर दूसरा व्यक्ति जो है, एवरी सेकंड पर्सन कैन बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट ऑफ दिस पर्टिकुलर, मैं इसको डिजीज़ कहूँगा या सिंड्रोम, आई डोंट नो, वो आप ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, बट आपका क्या कहना है और इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है फैटी लीवर? पहले तो फैटी लीवर समझ लेते हैं। फैटी लीवर है क्या? फैटी लीवर मतलब लीवर में फैट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। नॉर्मली जो भी हम खाना खाते हैं आम तरीके से, वो सारा खाना हमारे लीवर के पास जाता है, डाइवर्ट होता है। तो द फर्स्ट ऑर्गन, पहला अंग जो खाने से कांटेक्ट में आता है वो लीवर है। तो जो भी फैट होता है वो लीवर अपने लिए बचा के रखता है, क्योंकि वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि जब खाना नहीं मिलेगा तो बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो फैट काट के एनर्जी मिलेगी। प्रॉब्लम तब होती है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट फैटी लीवर इज़। अब जब वो स्टोरेज फॉर्म ज़्यादा होने लगेगा, जब लीवर का स्टोर भर जाएंगे, तो फिर वो बॉडी में बाहर दिखने लगेगा। कहाँ दिखेगा? आदमियों में पेट पे दिखेगा, और फीमेल्स में थाइस पे, बटक्स पे, और थोड़ा पेट पे दिखेगा। इसको बोलते हैं मेल पैटर्न ऑफ
ऑफ ओबेसिटी और फीमेल पैटर्न ऑफ ओबेसिटी। अब प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम खाली फैट नहीं है, ठीक है, फैट तो डिपॉजिट हो जाता है, प्रॉब्लम ये है कि वो फैट डिपॉजिट होके कर क्या रहा है। तो फैट जिस जगह डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पे वो कुछ इंटरफेरेंस कर रहा है, तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जैसे इंसुलिन के रिसेप्टर। तो कोई भी हार्मोन हमारी बॉडी में जो जा रहा है वो काम तब कर पाता है जब वो रिसेप्टर वो केमिकल जाके किसी उस की जाके लॉक पे लगेगी तो वो लॉक खुलेगा, दैट इज द थिंग। तो इंसुलिन जाके इंसुलिन के रिसेप्टर पे जाएगा तो वो काम करना चाहिए। अब अगर फैट बीच में आ गया तो वो जो चाबी जो है ताले तक पहुंच नहीं पा रही है, तो ताला खुल नहीं पा रहा है। तो अब बॉडी में जो इंसुलिन का काम होना चाहिए वो बॉडी कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि इंसुलिन की कमी है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करें कि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा, दिस विल लीड टू टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज क्यों हो रही है? जो आम हिंदुस्तान में डायबिटीज का एपिडेमिक मान लीजिए 20 साल पहले आया था, कि जब डायबिटीज एकदम से 90s ऑनवर्ड्स बढ़ने लगी, तो ऐसा अनुमान है कि अब चूंकि डायबिटीज 20 साल पहले बढ़ी थी, अब अगले 15 साल में लीवर डिजीज का एपिडेमिक आएगा। हो क्या रहा है कि बॉडी में फैट ज़्यादा है, वो फैट जो है जहाँ पे है वहाँ नुकसान कर रहा है, इन्फ्लामेशन कर रहा है, सूजन कर रहा है। जब इन्फ्लामेशन चलता रहेगा, हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर हो रहा है, तो फिर वो वहाँ पे स्कारिंग होने लगेगी। जैसे चोट लग के चोट तो ठीक हो जाती है, उसका निशान रह जाता है। तो जब वो निशान लीवर पे बार बार इकट्ठे होते हैं तो हम कहते हैं लीवर फाइब्रोसिस हो गया, नैश हो गया, NASH या MASH मैश हो गया। और इन नैश और मैश में से कुछ लोग आगे जाके जिनका लीवर सड़ जाएगा ये सिरोसिस बोल देते हैं। तो दिस इज व्हाट फैट लीवर डिजीजेस। अब इसकी ग्रेविटी समझते हैं। आपने जैसे कहा कि हर दूसरा व्यक्ति, मेरा कहना, मुझे लगता है शायद उससे ज़्यादा है सिचुएशन। अगर आप बात करेंगे 100 लोगों की हिंदुस्तान में, तो आई थिंक 60 to 70% विल हैव सम, 2/3 लोगों को मोटा मोटा फैटी लीवर है। जो ये अल्ट्रासाउंड में ग्रेडिंग बता दी जाती है कि 1 है, 2 है, 3, और लोग उसको लेके पैनिक कर रहे होते हैं। वो ग्रेडिंग एक आर्बिट्रेशन है, मोटा मोटा अंदाज़ा है, उसके ऊपर ना इलाज होता है, ना उसे डरने की कोई ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फैटी लीवर हो गया तो लीवर ख़राब होने ही वाला है। तो इसको आम भाषा का एग्जाम्पल होता है अल्कोहल से। सब लोगों को पता है अल्कोहल लीवर को ख़राब करती है। तो अगर आज मैं 1 बोतल शराब रोज़ पीने लग जाऊँ तो कल तो लीवर ख़राब नहीं होने वाला मेरा, ठीक है। इट विल टेक गुड 5, 6, 7 ईयर्स फॉर लीवर टू पॉप ऑफ। मतलब लीवर को ख़राब होने में 5-7 साल लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन बाकी और सारे फैक्टर्स क्या हैं। फैट में आप 2 गुना मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आज आप 25 साल तक आप फिट थे, 25 साल के बाद आपने फैट अकोमुलेट कर लिया है ना, तो अब वो फैट जितना अल्कोहल शायद 5-7 साल में करती, फैट 15 साल में करेगी। राइट, डैमेज बराबर कर रही है। अब जब वो डैमेज होने लगेगा तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। पहले फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर के बाद फिर वो नुकसान होगा, नुकसान होकर नुकसान ठीक होगा। जब नुकसान होते हुए ठीक, जब स्कारिंग ज़्यादा हो गई लीवर में तो बोल दीजिए लीवर सिरोसिस हो गया। सो दिस इज व्हाट लीवर डिजीज इज। ग्रेविटी ज़्यादा है, बट एट अ स्टेज एंड अप टिल मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट, मतलब इवन विद, हमने देखा है कि लोगों का एडवांस फाइब्रोसिस भी रिवर्स हुआ है। चीज़ें जो हम ग्रेडिंग या स्टेजिंग यूज़ करते हैं वो चीज़ें हमने डाउनग्रेड कर दी हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लीवर चला गया है। बट वो देखिए हर किसी का नहीं हो पाएगा, मोस्ट ऑफ लोगों का हो जाएगा। बट आपको इसको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करना और उसका यथा संभव जो इलाज पॉसिबल है, चाहे वो इलाज आपकी लाइफस्टाइल से हो रहा है, लाइफस्टाइल करेक्ट करके हो रहा है जो कि मेन प्रॉब्लम होती है, और कुछ दवाइयाँ जिसको आप दे के हेल्प कर सकते हैं मरीज की कि भाई आपने ये दवाइयाँ दी हैं, लीवर पे नुकसान हट गया है और लीवर अब इम्प्रूव कर रहा है। गॉट इट, राइट है। और डॉक्टर साहब, फैटी लीवर के अलावा आपके पास मोस्ट कॉमन कौन सी प्रॉब्लम्स को लेके लोग आते हैं? कई सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी डिस्कस की कि लिवर में प्रॉब्लम आपका जो फूड हैबिट्स है या स्ट्रेस लेवल है, या क्या ये चीज़ कभी पेरेंट्स से भी आ सकती है, हेरिडिटल भी होता है अगर लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम? ऐसे कोई पेशेंट्स आपके पास आते हैं? देखिए, या लाइफस्टाइल रिलेटेड ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? अब जैसे एक बहुत आम समझ है कि जी हमारे परिवार में तो मोटापा हेरिडिटरी है ना। तो कोई सारा कंपोनेंट हेरिडिटरी नहीं होता है हर चीज़ का। आप सब चीज़ जीन्स पे लेबल नहीं कर सकते। कुछ कारण ये भी है कि क्योंकि पापा मोटे थे तो पापा का बेटा भी मोटा रहा, क्योंकि जो पापा का जो खाने की शैली थी वही उनकी वाइफ की हो गई इवेंचुअली, जो मदर फादर की थी
और वही बच्चों की हो गई। अब चूंकि पापा मम्मी मोटे हैं इसलिए बच्चे भी मोटे हैं। रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर फादर फिट रहते हैं तो बच्चे भी फिट रहते हैं। दिस हैज बीन प्रूवन, साइंस में रिसर्च में प्रूव कर दिया कि अगर फादर एक्सरसाइज करते हैं तो बच्चे भी आगे जाके एक्सरसाइज करेंगे। अगर फादर को डायबिटीज 45 पे हुई है तो बच्चों को 40 साल पे होगी। करेक्ट। क्योंकि आप उस दौर में जी रहे हैं जब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, ठीक है। तो खाली शरीर का जीन्स ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की जो शेयर्ड जीवन शैली है, क्योंकि आप एक घर में रह रहे हैं, एक तरह की जीवन शैली जी रहे हैं, एक तरह का खाना जी रहे हैं, आपकी आदतें भी अगर फादर स्मोक करते हैं बच्चे भी स्मोक करने वाले हैं। करेक्ट। फादर अल्कोहल पीते हैं बच्चे भी इवेंचुअली पीने वाले हैं। आज नहीं पिएंगे क्योंकि उन्होंने अपने फादर को जो रोल मॉडल है उनको पीते हुए देखा है। सो वो शेयर्ड लीवर्स, तो जेनेटिक कॉम्पोनेंट होते हैं, कुछ बीमारियां हैं जिसमें जेनेटिक कॉम्पोनेंट होते हैं, जैसे विल्सन डिजीज है तो फैमिली में रन करती है और पहले हो सकता है लोग ठीक रहे हो और बच्चों में हो जाए। तो बोले जी पहले तो हमारे परिवार में बीमारी नहीं थी, डॉक्टर बोले अनुवांशिक है, जेनेटिक है। हो सकती है क्योंकि उस टाइम मैनिफेस्ट नहीं करा उस बीमारी ने, क्योंकि रेसेसिव बीमारी है, मैनिफेस्ट नहीं करा, अभी हो गई, है ना। कुछ लीवर के जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी मेजरली जिनके बारे में हम बात करते हैं, तो ये जेनेटिक नहीं है मगर मदर से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकती है। क्योंकि मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान मदर ने या जो भी हेल्थ केयर गिवर था, चाहे वो दाई थी या वो डॉक्टर था, उसने ध्यान नहीं दिया, जो प्रिकॉशन लेने थे वो नहीं लिए, या टाइम पे जो दवाइयाँ शुरू होनी थी वो नहीं हो पाई। तो अब वो मदर ने बच्चे को, इसको बोलते मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं कि मदर ने बच्चे को वो बीमारी दे दी। तो इस बीमारियों में जो हम बात करते हैं, मोटा बात करते हैं कि स्पेशली जो हम आंतों की या लीवर के बारे में बात करते हैं, 2 वायरस से होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, जो माँ से बच्चे में ट्रांसमिशन हो सकता है। आप अगर टाइम से पता लगाएंगे तो रोक सकते हैं। और कोई तरीका होता है हेपेटाइटिस बी और सी? आई थिंक ये सबसे जानलेवा कैटेगरीज में आते हैं। देखो 4 हेपेटाइटिस मोटे वायरस होते हैं, ए बी सी और ई। ए और ई जो है वो गंदे खाने पीने से फैलते हैं, मौसमी पीलिया जिनको बोल देते हैं, जॉन्डिस आम भाषा में कह दिया जाता है। बी और सी गंदे खून से फैलते हैं, वो चाहे ब्लड कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो सुई लगी हो या मदर से बच्चे में आया हो। करेक्ट। बी जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, और आजकल भारत सरकार के द्वारा जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं उसमें हेपेटाइटिस बी कवर्ड है। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन अभी तक कॉमर्शियली अवेलेबल है नहीं, पाइपलाइन में कुछ डेवलपमेंट्स हैं बट नथिंग, कुछ ऐसा कॉन्क्लूसिव नहीं है या सॉलिड प्रूफ नहीं है कि हाँ हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन अभी नियर फ्यूचर में आने वाली है। तो रोकथाम इलाज है, आप होने मत दीजिए। बी को वैक्सीन लगाइए, 3 इंजेक्शन लगने हैं, एक आज लगेगा, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, और आपकी लाइफ लॉन्ग की सिक्योरिटी हो जाएगी। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनमें भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, तो उसमें फिर आप रेगुलरली चेकअप कराते रहिए कि आपकी इम्यूनिटी कहीं कम तो नहीं हो रही कि आप बूस्टर डोज लगवा लें। सी के लिए आपको थोड़ा विजिलेंट रहना है। यूजुअली हेपेटाइटिस सी ज़्यादा कहाँ होता है, ज़्यादा उनमें होता है जो आईवी ड्रग अब्यूज़ करते हैं, असुरक्षित यौन संबंध है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, और आपको आपके सामने वाले सेक्सुअल पार्टनर की फिजिकल हेल्थ के बारे में पता नहीं। सो इफ़ यू कैन बी, देखो सावधानी जो है दुर्घटना से भली है। अगर आपको पता है कि ऐसा कोई इंसान है जिस पे आपको उसकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में पता नहीं है, तो देन यू टेक योर ड्यू प्रिकॉशंस, राइट, बी रिस्पॉन्सिबल, इट इज ऑल अबाउट। और डॉक्टर साहब, कई सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको जनरली हम लोग ना नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर अभी तो हम जैसे लीवर की बात कर रहे थे, लेकिन अगर गैस्ट्रिक सिस्टम की हम बात करें तो कभी हमें डकारें आती हैं, एसिड रिफ्लक्स होता है, कभी थोड़ा इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, और मेजरली लोग ना उसको इग्नोर करते हैं। देखो जो बीमारी होती है उसके डॉक्टर्स ने भी जो हमने पढ़ाई करी है तो उनको जो रेड फ्लैग साइन होते हैं, है ना, तो रेड फ्लैग साइन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जैसे कब्जी है फॉर एग्जांपल, लास्ट चीज कब्जी बोलिए, कब्जी में क्या हो सकता है रेड फ्लैग साइन। तो हर कब्जी खतरनाक नहीं हो सकती, बट सारी नॉर्मली होंगी जरूरी नहीं है। कब्जी का मतलब जो हिंदुस्तान में समझते हैं, कब्जी के 3 प्रकार हो सकते हैं कि पॉटी जो है साफ हो नहीं रही है, पॉटी जो है पॉटी की जगह पे पहुंच नहीं रही है, ठीक है, या आप पॉटी करने के दौरान जो मांसपेशियां और जो नसें काम में आती हैं वो इम्प्रॉपरली काम कर रही है, मोटी बात, जो ब्लड वगैरह कभी आ जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें जब कब्जी में, जो कब्जी के साथ अगर वो हो रहा है तो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात करिए। वो क्या हो सकता है, रेड फ्लैग है, वो रेड फ्लैग्स जो है कि भैया यहाँ लाल झंडा उठा लिया या गड़बड़ है, तो वो क्या होता है, या जिसपे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हर कब्जी को तो हम भी इन्वेस्टिगेट नहीं करते। करेक्ट। तो वो है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है पर आपकी कब्जी नई शुरू हुई है, फर्स्ट,
आपका वजन कम हो रहा है जिसका आपके पास कोई कारण नहीं है और कब्जी साथ में चल रही है, ठीक है। पॉटी में किसी भी तरह का खून आना, ठीक है, वो एक बार इवैल्यूएशन या उसकी जांच हो जानी चाहिए कि खून क्यों आ रहा है। 3, चौथा, अगर आपको कब्जी के साथ में और कोई साथ में पेट में दर्द भी है, कॉन्स्टिपेशन विद पेन एब्डोमेन, कि कब्जी के साथ दर्द भी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो मोटी मोटी ये जांचें हैं कि दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है कब्जी के साथ में, आपका वजन कम हो रहा है, मल में खून आ रहा है, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और नई ऑनसेट कब्जी है। देखिए हमने आंतों के कैंसर 30 साल के आदमी में भी पकड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर जो है 60 साल के इंसान में ही होगा, क्योंकि इन दिनों स्पेक्ट्रम बदल गया है सारा। तो अब जब हम वो 30 साल के इंसान में कैंसर पकड़ा था आंतों का, वो क्यों पकड़ा था? इसलिए पकड़ा गया था कि भैया उनको कब्जी थी और खून की कमी थी। ब्लड उनको नहीं आया था, खून की कमी थी। खून की कमी का जब आंसर ढूंढने निकले कब्जी के साथ में, तो हमको आंतों कैंसर मिल गया। अब चूंकि वो कैंसर स्टेज 1 में था, अर्ली स्टेजेस थी, आपने इलाज किया, ऑपरेशन हुआ, मरीज ठीक हो गया, लाइफ लॉन्ग कैंसर से एटलीस्ट फॉर इनिशियली क्योर हो गया। करेक्ट। और जैसे कि डॉक्टर साहब कहा जाता है कि अगर आप अपनी गैस्ट्रिक हेल्थ को अच्छा रखते हैं तो उससे ओवरऑल बॉडी की वेलबींग पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपका इस चीज़ को लेके क्या सोचना है और ये चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होती जा रही है? एक तो फूड हैबिट्स, जैसा कि हमारे देश में काफ़ी लोग उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखो हम वो हैं जो हम खाते हैं, हमारा जो हम दिख हमारा रहे हैं वो, हमारा जो शरीर दिख रहा है वो वही है जो हम खाते हैं। अगर आप कूड़ा खाएंगे तो बीमारी ही बनाने वाले हैं, आप स्वादिष्ट खाएंगे, अच्छा खाएंगे तो अच्छा ही बनाने वाले हैं। एक ब्यूटी है इंडियन फूड की। इंडियन फूड की ब्यूटी ये है कि अगर इंडियन फूड खराब है तो आपकी जबान से नीचे उतरेगा नहीं। दाल चावल सब्जी रोटी, मैं शाकाहारी हूँ, तो दाल चावल सब्जी रोटी अगर वो सड़ गए हैं या सुबह के शाम में हैं तो आपके वो उनका टेस्ट इतना खराब हो जाता है कि आप खा नहीं पाओगे उसको। करेक्ट। सो अगर आपको अपने डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखना है, पाचन क्रिया का ध्यान रखना है, तो कोशिश करिए बाहर ज़्यादा नहीं खाएं, चाहे वो 5 स्टार से ही क्यों ना हो, क्योंकि 5 स्टार में भी खाना कोई इंसान ही बना रहा है और वो हैंडलिंग फूड की ज़्यादा होगी आपके घर से। तो जितना हो सके अवॉइड करें। अब एक बात होती है कि साहब हमें हर महीने इन्फेक्शन हो जाता है, फूड इन्फेक्शन, हर महीने पेट में दस्त हो जाता है। तो एक तो होता है सेंसिटिव टमी की, जी आपको टमी सेंसिटिव है। अब टमी सेंसिटिव हुआ क्यों? पहले तो नहीं था, अभी क्यों हुआ? क्योंकि बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, इसलिए बॉडी की उस इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी कम होती जा रही है। हर बार आप इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दी, 5 दिन में ठीक हो गए, आदतें बदली नहीं। तो एक थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस ये है कि सब तरह के खाने इन्फेक्शन नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समोसा है जैसे, तो समोसा डीप फ्राइड चीज़ है ना। तो जो चीज़ डीप फ्राइड हो गई, आपने बैक्टीरिया को 150 डिग्री 100 डिग्री पे जला दिया, तो बैक्टीरिया कहाँ बचा उसमें? तो जो हम स्टरलाइज करते हैं किसी चीज़ को, उबाल के स्टरलाइज करते हैं, जो जिसमें ऑपरेशन में कोई चीज़ यूज, उसको उबाल के या किसी गैस से स्टरलाइज किया जाता है या किसी केमिकल स्टरलाइज किया जाता है, जो अपन जला दिया 150 डिग्री पे तो इन्फेक्शन नहीं बचा। तो समोसा पेट खराब इन्फेक्शन के रूप में नहीं करेगा, उसका बैड ऑयल या वो सड़ गया था या ठंडा था, वो आपने खाया इसलिए इन्फेक्शन बना, वो बात और है। गरम समोसा जो फ्रेशली फ्राइड है वो यूजली इन्फेक्शन कारण, तो इन्फेक्शन कारण समोसा नहीं होता, इन्फेक्शन कारण समोसे पर डली हुई चटनी होती है जो कि पकाई नहीं गई थी। करेक्ट। तो इसी तरह जब हमने कंक्लूड करा कि भाई क्या फूड होता है जो इन्फेक्शन बनाता है, तो फूड बेसिकली 6 फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन्फेक्शन के कारण बन सकते हैं। बार बार अगर आप वो फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या वो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो इन्फेक्शन कारण बनेंगे। और इन सब जिन फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वो फूड प्रोडक्ट्स जो घर के बाहर से आउटसोर्स करे गए हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं चटनी डली हुई चीज़ें, हरी चटनी, लाल चटनी, मेयोनीज, ठीक है। वो होता है जिस चीज़ में बर्फ़ डली हुई है, क्योंकि बर्फ़ की हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है। करेक्ट। जो दे रहा है आपको वो खुद बना नहीं रहा है, वो प्रोक्यूर कर रहा है किसी और से। पानी का सोर्स क्या है हमें पता नहीं है। पानी का सोर्स नहीं पता, हैंडलिंग ज़्यादा होती है। कटे हुए फल और सलाद बाहर से, अगर आप 5 स्टार ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कहीं पे जाके रुके हैं, वो सलाद सुबह से काट के रखी गई तो शाम को सर्व करी जाती है। तो दैट इज़ वन थिंग। नॉन वेज का प्रॉब्लम ये है, मैरिनेशन का प्रॉब्लम होता है, इम्प्रॉपरली कुकिंग का प्रॉब्लम होता है। तो आप घर में बना के खाइए, और अगर बाहर खा रहे हैं तो मेक श्योर दैट इट हैज़ बीन कुक्ड प्रॉपरली। इफ इट इज स्मेलिंग बैड, प्लीज डोंट ईट इट, ठीक है। चाइनीज़ फूड का प्रॉब्लम भी यही है कि उसको खाना बनाने के बाद बहुत सारी चटनियाँ ऊपर से डाली जाती हैं, कच्ची सब्जियां डाली जाती हैं जो प्रॉपरली कुक्ड नहीं होती हैं। एंड लास्ट इज मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। कहानी वही है कि शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है
उनकी लाइफ शेल्फ लाइफ कम होती, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अगर ये 6 तरह के फूड प्रोडक्ट्स आप बचा सकते हैं या कम खा सकते हैं तो 90% टाइम यू विल नॉट हैव एनी इन्फेक्शंस इन द इंटेस्टाइन और स्टमक। और डॉक्टर साहब, बेसिस ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर हम उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करें, आपने अभी कुछ इंसाइट हमें दिया है। ज़्यादातर पेशेंट जो वेजिटेरियन हैं और जो हार्डकोर नॉनवेज है, क्या उनकी लिवर और गैस्ट्रो हेल्थ पे उनके वेज या नॉनवेज होने से फ़र्क पड़ता है, या लाइफस्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप खाओ कुछ भी, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप टाइम पे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फ़र्क डिफरेंट आता है, या वेज नॉन वेज का एक मेजर रोल है? देखिए, वेज नॉन वेज का आपकी ओवरऑल हेल्थ पे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, आपकी चॉइस है। ये आप फोर्स नहीं कर सकते कि मैं वेजिटेरियन हूँ, सामने वाला भी वेजिटेरियन ही हो। बट मोटी मोटी बात यह है कि इट इज़ मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल दैट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम, कि आप जो खा रहे हैं वो साफ़ नहीं है, या जिस सोर्स से खा रहे हैं वो सोर्स अच्छा नहीं है, ठीक है। और उसके साथ आप बाकी खाना खा के करते क्या है? अगर आप सपोज योर बंगाली आदमी है फॉर एग्जाम्पल, सो दे हैव अ प्रीडोमिनेंट फिश इन द डाइट। तो अगर वो फिश नहीं खाएंगे, उनको बोलो, उनके लिए पनिशमेंट है भैया फिश खाना बंद कर दिया, तो अब अगर उनको बोलो भैया फिश मत खाओ, या कोई इंसान जो बीच के पास में रहता है अगर वो फिश नहीं खाएगा तो उनका स्टेपल फूड है, क्योंकि वहाँ पे होता है। वो उनके यहाँ आम नहीं उगते हैं तो वो आम नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ आम होते हैं क्योंकि हम जमीन में बीच में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। सो आपको ध्यान रखना है सफाई का, और जो आप खा रहे हैं मोटा मोटा कोशिश करो उतना रोज पचा दो। अंडरस्टूड, राइट। कोई भी मोटा अगर हो रहा है तो एक दिन में नहीं होता है। एक्स्ट्रा एडिशनल कैलोरीज, जो भी कैलोरीज आपने खाई है कोशिश करो कि जो हफ्ते में खाई है संडे को बंद कर दो। राइट राइट राइट। और डॉक्टर साहब, आजकल काफ़ी एक ट्रेंड चला है लोगों में एडिशनल बाहर से प्रोबायोटिक्स लेने का, कि गुड बैक्टीरिया मुझे अपनी बॉडी के अंदर गट में होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स आते हैं। लोग घर पे भी कुछ चीज़ें कांजी वगैरह बनाते हैं नेचुरली जो होता है, और कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं। तो आपका क्या कहना है, कितना इंपॉर्टेंट है गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक, या बॉडी अपने आप जो बना रही है दैट इज सफिशिएंट? देखो, इंटेस्टाइनल हेल्थ जो है, आंतों की जो हेल्थ है, इट इज ऑल अबाउट द बैलेंस बिटवीन गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। ठीक है, जो कांजी का पानी आप पी रहे हैं, ये किसने बोला कि वो सेफ है? हाँ, वो भी पका हुआ नहीं है, उसमें भी उसकी जांच किसने करी कि उसमें बैक्टीरिया अच्छा है या बुरा है? एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनली जो हिंदुस्तानी मेंटालिटी है, जो सोच है, तो वो जो चीज़ें हैं वो ठीक थी। कर्ड है, योगर्ट है, दही हो गया, तो जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं यूजली सेफ मानी जाती हैं। हम ज़मानों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, यूजली उसकी टेस्टिंग होती नहीं है तो वो सेफ मानी जाती है। अब जो ये नए नए फूड फैडिज्म आ गया कि सब कांजी का पानी पी लो, प्रोबायोटिक है, तो प्रोबायोटिक फिर तो ऐसे बैक्टीरिया तो अल्कोहल में भी है, वो क्यों नहीं पी? वो तो बना ही वैसे है फर्मेंटेशन से। कोई भी अल्कोहल जो है बनी फर्मेंटेशन से है ना, बैक्टीरिया तो उसमें भी है। एग्जैक्टली। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि वो बैक्टीरिया अच्छा है या बुरा है? सो इसलिए हर चीज़ जो व्हाट्सएप पे या यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे परोस दी जाती है ज़रूरी नहीं है सही हो। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा मैं कि आजकल बड़ा है कि सब ये नेचुरल है, सब ये इट इज़ अ प्लांट, इट इज़ ऑर्गेनिक, प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो the most common example that I give to my patient is कि भैया अफीम है, फ़ायदा करती है क्या? बोले हाँ करती है। नुकसान करती है? कर सकती है। सोर्स क्या है? प्लांट है। तो हर चीज़ जो प्लांट से आ रही है वो सेफ नहीं है, प्लांट से जहर भी उगते हैं। करेक्ट। ठीक है, अगर अब उसका डोज किसने डिसाइड करा? हम जैसे मैंने पैरासीटामोल लिखा किसी को, तो उसका डोज 500 या 650 मिलीग्राम लिखा, तो वो डोज डिसाइडेड है ना। आपने जो भी चीज़ उठा के खाई है, चाहे वो जैसे गिलोय है फॉर एग्जांपल, इट गॉट वेरी फेमस, कोरोना के दौरान बड़ा फेमस हो गया था, गिलोय है, सब गिलोय पी रहे हैं। तो कोरोना में काम कर रहा था कुछ हद तक। क्यों काम कर रहा था? गिलोय हैज़ अ नेचुरल वीक स्टेरॉइड, प्लांट बेस्ड स्टेरॉइड्स है। और कोरोना में बाद में डॉक्टर्स को भी समझ में आया विद रिसर्च कि भैया स्टेरॉइड नुकसान वायरस कम कर रहा है, बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा कर रही है, तो स्टेरॉइड देके बॉडी की इम्यूनिटी को शांत किया जा रहा था। ये कोरोना का इलाज था, इसलिए गिलोय काम कर रहा था क्योंकि वहाँ स्टेरॉइड थे उसमें, दैट इज वाइट वाज वर्किंग फॉर इट। बट उसके बाद लोगों ने गिलोय को खाना बना लिया, जो दवा थी उसको खाने में शामिल कर लिया आपने। तो हमने उसके बाद अब थोड़ा कम हो गया, नहीं तो हम 2023-24 तक हमने बहुत सारे, और ये अब जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देख रहा था सबसे पूछ लिए, सबने कम से कम 5 से 10 गिलोय इंड्यूस लीवर फेलियर देखे हैं, सब ने। किसी ने ज़्यादा देखे हैं, अगर सपोज आपके पास रेफरल बेस ज़्यादा है तो आपने ज़्यादा देखे होंगे। सब ने वो गिलोय बेस्ड लीवर फेलियर देखे हैं।
हम सब आज भी जिम सप्लीमेंट बेस्ड लीवर फेलियर देख रहे हैं। महीने में 1-2 मरीज आने ही हैं जिन्होंने जिम सप्लीमेंट लिया था और लीवर पॉप अप हो गया। जो भी आदमी जिम जा रहा है वो सब ब्रांच इन अमीनो एसिड और वहाँ पे वो सॉस और सैंडविचेस की तरह बांट दिए जाते हैं। साथ में बोल देते हैं जी लिव 52 ले लो। तो अगर आप कुछ लेके ऑलरेडी उसकी नुकसान की दवाई ले रहे हो, इसका मतलब वो नुकसान तो कर रहा है। ये आपको भी समझ में आ रहा है कि नुकसान कर रहा है। करेक्ट। सो अगर आपको पता है कि कोई चीज़ नुकसान कर रही है तो फिर क्यों ले रहे हो? क्या उसका कोई हेल्दी लाइफस्टाइल से आंसर नहीं मिल सकता? डॉक्टर जैन, अभी आपने 2 चीज़ों के बारे में जिक्र किया। पहला एक कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है फूड सप्लीमेंट्स का, और अगर मैं बात करूं जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं काफ़ी जिम जाना पसंद करते हैं, और प्रोटीन सप्लीमेंट्स खासकर बॉडी बिल्डिंग के लिए लोगों को बहुत पसंद है। एक ये चीज़ है। सेकंड है, कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन पे बहुत बिलीव करते हैं। एक रिपोर्ट कभी मेरे सामने आई थी जिसमें पैरासिटामोल की वजह से लीवर फेलियर, यूके में कोई ऐसी स्टडी हुई है। तो इन 2 चीज़ों के बारे में आप प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये कितना खतरनाक है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मॉडरेशन हम कर सकते हैं, लेना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, किस एज ग्रुप को लेना चाहिए, नहीं, बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस है। पहले जिम सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। राइट। देखिए, सो जब भी ये लोग जिम सप्लीमेंट और जिम सप्लीमेंट से बाद में जो पेट में नुकसान होता है उसको लेके मेरे पास आते हैं, तो पहला सवाल जो होता है, भैया लाइफ में गोल क्या है? कि आप अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? क्योंकि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अगर आप बनना चाह रहे हैं, आपको उतना मसल बल्क चाहिए, तो वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट नेचुरली फीजिबल टू गेट सो मच प्रोटीन, स्पेशली फॉर अ वेजिटेरियन, टू बल्क सो मच इन मसल्स। ओके, या फिटनेस चाह रहे हैं कि आप अच्छा से दिखें, बॉडी फिट है, मसल्स का वॉल्यूम अच्छा है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशनली परस्यू करना चाह रहे हैं बॉडी बिल्डिंग, तो जो प्रोफेशनली परस्यू कर रहा है, आई डोंट थिंक सो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग इज पॉसिबल विद नेचुरल प्रोटीन इनटेक। वो आर्टिफिशियल बॉडी है, आर्टिफिशियल प्रोटीन से ही बनेगी। जो नेचुरली फिट बॉडी है, फॉर एग्जांपल अ बॉडी लाइक, अगर हम प्रिंट मीडिया में बात करें, अक्षय कुमार जैसी बॉडी अगर आपको चाहिए, तो वो आप बिना सप्लीमेंट के आराम से बना सकते हो। अंडरस्टूड। अगर आपको अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, और शायद स्टेरॉइड्स भी। ठीक है। तो अभी जो सप्लीमेंट्स हैं, जिम सप्लीमेंट्स मोटे मोटे जो हमें समझ में आए हैं, मैं कभी आई डोंट हैव नेवर टेकन दो सप्लीमेंट्स, बट जो मरीजों से बात करके समझ में आया है कि क्या होते हैं सप्लीमेंट्स। तो जो सप्लीमेंट ट्रेनर कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं प्रोटीन, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन बूस्ट, मिनरल बूस्ट, और कुछ होते हैं स्टेरॉइड्स। राइट। तो स्टेरॉइड तो बिल्कुल लेना नहीं है, वो तो हम उसका डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं कि वो तो इफ यू आर फुलिश इनफ देन यू कैन टेक स्टेरॉइड्स। अगर आप शरीर का नुकसान करना तो स्टेरॉइड लीजिए। रही बात प्रोटीन सप्लीमेंट की, देखिए जो भी आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सिरिक फिलिप्स, बहुत सारा रिसर्च किया है उन्होंने, ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हैं। तो देखिए, आपको जो सोर्स ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है, क्या उस सोर्स में कुछ अडल्ट्रेशन है या नहीं है। अगर सिर्फ वे प्रोटीन है जो कि मिल्क से सोर्स किया जाता है और अडल्ट्रेशन नहीं है, आप उसको रिक्वायर्ड अमाउंट में ले रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है मेरे साथ। और अगर मैं रिक्वायर्ड अमाउंट पूछूं बॉडी वेट का, कितना? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट कैसे निकालेंगे? तो रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपकी हाइट सेंटीमीटर में माप लीजिए, तो अगर मैं सपोज आई एम 6 फीट अबव ग्राउंड, मैं 6 फीट का हूँ, तो 182 सेंटीमीटर हाइट है मेरी, तो मेरा आइडियल बॉडी वेट 82 के आसपास आएगा, समथिंग अराउंड दैट। तो मेरा प्रोटीन इंटेक जो है 80 ग्राम के आसपास होना चाहिए, 80 से 82। अगर मैं बॉडी बिल्ड करना चाहता हूँ तो 1.2 ग्राम हो जाएगा, तो 90 ग्राम के आसपास आ जाएगा, 90-95 ग्राम के आसपास। अब बीइंग अ वेजिटेरियन, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए प्रोटीन का सोर्स चैलेंज है, क्योंकि मैं प्रोटीन का सोर्स कहाँ से लाऊंगा। तो उसके लिए मेरा प्रोटीन कहीं ना कहीं वो घूम फिर के मिल्क से आएगा। अब मिल्क दीज डेज द क्वालिटी ऑफ मिल्क दैट वी गेट, वो मिल्क पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, वो भी हमें पता नहीं है। यू विल नीड सम सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट्स। अब वो हो सकता है पनीर हो जो घर में बना लिया गया, टोफू हो सकता है जो सोयाबीन से बना लिया गया, दाल चावल हो सकते हैं, सोयाबीन हो सकती है, ब्रोकोली हो सकती है। सो दीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसको आपको ज़्यादा अमाउंट पे खाना पड़ेगा।
नॉन वेज है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, चिकन है, फिश है। रेड मीट यूजुअली हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, तो दैट इज बिकॉज उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है प्रोटीन कंटेंट से। सो यू आर गुड इनफ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल नेचुरली विच यू कैन टेक रादर देन टेकिंग देम आर्टिफिशियली। करेक्ट। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी ज़रूरतें मीट नहीं हो पा रही है, यस यू कैन टेक, बट दो सप्लीमेंट्स हैव टू बी मेडिकली सर्टिफाइड, कि मेडिकली सर्टिफाइड करे गए हैं। या बेस्ट मैं बोलता हूँ कि जो सप्लीमेंट हम मरीजों को देते हैं एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, कुछ मरीज हैं जिन नहीं खा पा रहे हैं या किसी कारण से हम खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं। टाइम्स किडनी पेशेंट्स, XYZ किडनी पेशेंट है, डायबिटीज का कोई पेशेंट है, आईसीयू में है, खाना नहीं किसी कारण से खा पा रहे, तो उनको भी प्रोटीन सप्लीमेंट चलते हैं। ऑल दोस आर मेडिकली सर्टिफाइड, लाइक मेडिकल सर्टिफाइड है, तभी वो अप्रूवल है उनका, तभी उनको DGCI ने अप्रूवल दिया है, आप वो ले लीजिए। राइट, प्रोटीन ही लेना है वो ले लीजिए। व्हाई डू वांट, क्योंकि आप अडल्ट्रेटेड प्रोटीन, क्योंकि उनका अडल्ट्रेशन का गारंटी, क्योंकि DGCI ने अप्रूव करा है, यू कैन टेक दोस प्रोटीन्स। ले सकते हैं मॉडरेशन में, और आपके रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं और बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मैं सुबह से शाम तक काउच पोटैटो बन के अपने बेड पे बैठा रहता हूँ और मैं प्रोटीन खाया जा रहा हूँ, तो वो प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा और नुकसान करेगा, जाके किडनी में डिपॉजिट होगा, किडनी को खराब करेगा। आपकी ज़रूरत है तो खाइए, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप खाएंगे तो नुकसान करने वाला है। और लंबे समय तक भी नहीं खाना चाहिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, शायद उस टाइम फ्रेम। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट तो डेली है, पानी है जैसे, तो बोले सब पानी तो रोज पीना है, प्रोटीन भी रोज चाहिए बॉडी को, तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट तो डेली पूरा करना है आपको। अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिसिट रह जाएगा। राइट। लेकिन जो सप्लीमेंट्स हैं उनका आर्टिफिशियल, अब रही बात, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स नहीं लेनी है, जितना हो सके नेचुरल लीजिए, नहीं तो मेडिकली सर्टिफाइड ले लीजिए अगर आपको लेना ही है तो। विटामिन और मिनरल्स की जो बात है, अगर आपका खाना ऐसा है कि भैया आपको लगता है कि नहीं मेरे खाने में वो प्रोटीन या विटामिन का सोर्स पूरा नहीं हो पा रहा, यू कैन टेक इट फॉर अ मंथ और 2 आफ्टर गेटिंग चेक्ड बाय अ डॉक्टर। एक फिजिशियन से चेक करा लीजिए कि भैया कुछ प्रोटीन विटामिन डेफिशिएंट है क्या, क्योंकि ये जो अब देयर इज वो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स आजकल बड़ा मार्केट में चल रहा है, और कॉड लीवर ऑयल। So fish oil or cod liver oil, they are good source of omega-3 fatty acids and vitamins which are rich in which are fat soluble, A, D, E और K। ज्यादा भी नुकसान नहीं करने वाला। करेक्ट। क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो B और C है, वो तो आप जितना ज्यादा लेंगे वो वाटर फ्लश आउट होकर किडनी निकाल देगी बाहर। एग्जैक्टली। फैट सॉल्युबल के साथ चक्कर है, क्योंकि वो अंदर जाने का तरीका है, बाहर जाने का कोई तरीका नहीं। एग्जैक्टली। सो ओवरडोज ऑफ विटामिन A, विटामिन D is reported and is toxic। इतनी टॉक्सिक हो सके कि लीवर फेल कर दे आपका। राइट। आजकल विटामिन डी लोग काफी लेने लग गए हैं, तो आप लेवल चेक करा लीजिए अपना, उसके बाद अगर आपका लेवल चेक करने के बाद आपको लगता है लेवल कम है, लेवल अटेन कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सब 100 के ऊपर 110 हो जाएगा सपोज, और विटामिन डी का लेवल हर लैब टू लैब वेरी करता है, मशीन टू मशीन का वेरिएशन है। मशीन कहती है जी 100 तक सेफ है, तो 100 के नीचे ही रखना है और 10 नीचे ही रखो। ऐसा नहीं है कि वो 70 पे शरीर में थकावट, आजकल ना लोग विटामिन डी को बहुत ज्यादा थकावट से कोरिलेट करने लगे हैं कि हमारा विटामिन डी कम था, थकान रहने लगी। वो वन ऑफ द रीजन है, खाली रीजन नहीं हो सकता। राइट। कि विटामिन डी 70 है तो ताकत 70%, 80 और 80% ऐसा नहीं है। प्रॉपर डायग्नोसिस और टेस्ट जरूरी है। 1-to-1 रिलेशन नहीं है हर चीज का। वन ऑफ द कॉज, इट इज वन ऑफ द रीजन बाय यू आर, आपकी थकान, आप थक रहे हो बहुत सारे कारणों से, एक कारण ये है शायद विटामिन डी कम है। हो सकता है वो ओनली कारण हो सकता है वो ग्रेटर स्टोरी का एक पार्ट, एक किरदार हो। और सर कई दवाइयाँ, जैसे हम पैरासीटामोल की बात कर रहे थे, और दवाइयाँ रेगुलर लंबे समय तक लेने से जो प्रॉब्लम्स आती हैं लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम, दवाई तभी लेनी है, देखिए दवाइयाँ जितनी हो सके कम लेनी है, नहीं हो सके उसके बिना काम चलता है तो प्लीज उसके बिना काम चलाइए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये तो दिस गोज विदाउट सेइंग। लोग पेंटोसिड, जैसे मेरे पास आते हैं, मैंने पेंटोसिड या कोई PPI एसिड सप्रेसिव दवाई लिख दी मैंने, पेंटोप्राजोल हो या रबिप्राजोल हो, अब वो एक बार लिखवा लेते हैं और 10 साल तक खाते रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर का इंटेंशन नहीं था 10 साल तक खिलाना। तो अगर आपने किसी दवा को अपने खाने का रूप बना लिया है, अब लोगों को एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट चाहिए, क्विक सोल्यूशन चाहिए कि साहब हमें एसिडिटी होती है, वो एसिडिटी को समझना नहीं चाह रहे हैं, वो एसिडिटी का कारण उनकी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। अब रोज मसालेदार खाते हो, दिन में 4 बार कचौड़ियाँ खा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में एसिडिटी ठीक नहीं होने वाली है। उसको काउंटर करने के लिए आप एसिड सप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हो, तो प्रॉब्लम शुरू लाइफस्टाइल से थी, आप उसको दवा से करेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो बोले जी हमारी तो एसिडिटी ठीक ही नहीं होती है। ठीक इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने जीवन शैली करेक्ट नहीं करी। अगर आपने जीवन शैली करेक्ट कर दी होती तो शायद आपको जरूरत नहीं पड़ती उसकी। एसिडिटी की दवाइयों से लंबे समय तक भी किडनी की डैमेजेस रिपोर्टेड है,
बोन फ्रैक्चर्स रिपोर्टेड हैं, कैल्शियम की कमी रिपोर्टेड है, आयरन की कमी रिपोर्टेड है। तो डॉक्टर्स खुद कभी, जो समझदार है जिसने पढ़ाई करी है, वो खुद तो नहीं लिखेगा 20-25 साल के लिए। तो गोल ये होता है कि 4-6 महीने जो भी आपका टाइम है, जितना बॉडी को हील करने के लिए चाहिए, ये होता है जी हमें हाइपर एसिडिटी है, तो देखिए वो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, जो है वो नुकसान कर रहा है। तो वो नुकसान क्यों कर रहा है, उसका कारण ढूंढ लीजिए। बिल्कुल। कारण, चाहे वो कारण उस बैक्टीरिया में हो, एच पैलोरी में हो, वो कारण कोई हो सकता है जिसको आप एसिडिटी समझ रहे हो वो कैंसर हो सकता है जिसको आप एसिडिटी समझ रहे हो वो लीवर की कोई बीमारी हो। एक वो बड़ा कॉमन सा टर्म है गैस, हिंदुस्तान में गैस, मुझे गैस हो रही है या गैस्ट्रिक हो रहा है। तो देखिए आपके लिए एसिडिटी भी गैस है, आपके लिए एसिड रिफ्लक्स भी गैस है, आपके लिए खाने पेट में दर्द भी गैस है, कब्जी भी गैस है, दस्त भी गैस है, पेट ज़्यादा साफ हो रहा है तो भी गैस हो रही है। मेरे लिए 6 अलग अलग बीमारियां हैं जिसका इलाज सिर्फ एक एसिडिटी की दवा नहीं हो सकती। तो आपको उसको डायग्नोज करना है कि भैया जिसको आप एसिडिटी समझ रहे हैं या जिनको दिखा रहे हैं वो एसिडिटी समझ रहे हैं, क्या वो एसिडिटी ही है या उससे कुछ ज़्यादा है। करेक्ट। हो सकता है वो कैंसर की शुरुआत तो बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि एसिडिटी लेवल किया गया था और वो हार्ट अटैक निकला। उनको बेसिकली हार्ट का पेन था, जो पेट में बहुत कॉमनली हार्ट का पेन पेट में आता है। तो अब वो क्लिनिशियन का एक्यूमेन है, उसने जो पढ़ाई करी है, जो उसका तजुर्बा है कि भैया ये दर्द जो है पेट में, ये एसिड की या एसिडिटी की वजह से या सूजन की वजह से नहीं है, ये हार्ट का दर्द है जो पेट में जा रहा है। करेक्ट। तो वो स्पेक्ट्रम फिट होना चाहिए। और स्पेशली आफ्टर कोविड यंग लोगों में बहुत सारे हार्ट अटैक देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 25 साल के हैं और आपको पेट में दर्द हो रहा है तो एसिडिटी का ही होगा। यू कैन बी हैविंग हार्ट अटैक ऑल्सो, वी हैव सीन दोज केसेस। तो टाइम पे सेल्फ मेडिकेट मत करिए, गो इन एक्सपर्ट्स हैंड। किसी ने आपको इलाज करने का हक पाया है, सरकार ने दिया है, तो वो 10 साल 12 साल 15 साल की मेहनत है उस लड़के की या लड़की की, तो वो मेहनत को रिस्पेक्ट मुझे लगता है देना चाहिए। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर साहब, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी गैस्ट्रिक और हेपेटिक हेल्थ और ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ अच्छी रहे, तो कौन कौन से टेस्ट साल में एक बार एटलीस्ट हमें करवा लेने चाहिए? या हम सेल्फ मेडिकेशन तो एब्सोल्यूट नो है, राइट, लेकिन अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर अगर मैं कहूँ तो कुछ टेस्ट अगर आप रिकमेंड करना चाहें। मैं पर्सनली लोगों, हो सकता है लोग मेरा इस विचार से मतभेद हो लोगों से, बट मैं पर्सनली ये रूटीन टेस्टिंग से अगेंस्ट हूँ, एब्सोल्युटली नो। ठीक है, क्यों हूँ अगेंस्ट का कारण भी बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि वो जो टेस्ट, आप एक ब्लैंकेट टेस्ट जो आजकल हेल्थ पैकेज करके डर बेचा जा रहा है मार्केट में, 84 टेस्ट, 105 टेस्ट, तो बोले हम 105 करें तो बेहतर है, हाँ, या हम 160 करेंगे तो और बेहतर टेस्ट है। तो वो जो टेस्ट है वो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर किसी इंसान के पेट में दर्द हो रहा है और सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी और सारे जांच नॉर्मल आ गई, तो क्या पेट में दर्द नहीं है? क्या उस दर्द का इलाज नहीं करना है? बिल्कुल करना है। तो क्या अगर आपका LFT नॉर्मल है तो क्या लीवर में कैंसर नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर आपका किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है तो क्या किडनी में बड़ी बीमारी नहीं बन सकती है? तो हो सकता है आपको कुछ सिम्टम चल रहा था जिसको शायद टाइम पे पकड़ लिया जाना चाहिए था, बट चूंकि आप वो टेस्ट 6-6 महीने में कॉर्पोरेट पॉलिसी के थ्रू या अपने पर्सनल, वो जो आजकल हर गली नुक्कड़ पे एक डायग्नोस्टिक लैब खुली है, आपने करा लिया जी मैं तो ठीक हूँ, डॉक्टर के पास चले गए जी हम तो हर साल टेस्ट कराते हैं। सो मैं हरदम अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स कोट करना चाहता हूँ। सो माय फादर, सो आई रिसेंटली गॉट अ bypass done for him last year. 67-year-old gentleman, very fit, non-smoker, no alcohol, mild diabetes, dead to last 2 years, no blood pressures. So मुझे उसके बावजूद भी, मोटापा बिल्कुल है नहीं, नाम का भी मोटापा नहीं है, मुझे उसके बावजूद भी उनका बाईपास कराना पड़ा लास्ट ईयर। तो उससे ज़्यादा आइडियल तो कोई इंसान हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो जब उनका हो सकता है तो मेरे हिसाब से किसी का भी हो सकता है। तो आपको वो सिम्टम आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उस सिम्टम के अकॉर्डिंग जो भी आपको समझदार डॉक्टर लगता है, चाहे वो हो सकता है फिजिशियन हो, वो हो सकता है कार्डियोलॉजिस्ट हो, वो हो सकता है कि दिमाग का न्यूरोलॉजिस्ट हो, पेट का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेटोलॉजिस्ट हो, उनके पास जाइए। लेट अ डॉक्टर टेक द कॉल कि भैया टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है।
एक और जो चलन मैंने देखा है वो ये है कि जैसे आप बीमार हुए, सर्दी खांसी हो गई, तो बोले यार अपन कंप्लीट बॉडी चेकअप करा लेते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट बॉडी चेकअप मेरे अकॉर्डिंग कराना नहीं चाहिए, फिर भी आप कराना चाहते हैं तो जब बीमार हो तब मत कराओ, क्योंकि उसमें होगा ये कि उसमें आपके सारे टेस्ट ऊपर नीचे, हल्के फुल्के ऊपर नीचे आ जाएंगे, फिर आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वायरल ही होते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर 6 महीने बाद फिर वायरल हुआ, फिर आपने टेस्ट करा लिए, फिर वो लीवर के केमिकल्स बढ़े हुए आ गए। अब चूंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन, सर्दी खांसी में भी हल्का फुल्का लीवर के टेस्ट गड़बड़ हो सकते हैं। तो अब एक लेमैन के अकॉर्डिंग आपका इंटरप्रिटेशन ये होगा जी हमारा तो लीवर खराब है पिछले 6 महीने से, जबकि आपने बीच में चेक कराया नहीं उसको जब वो ठीक हो गया था। सो फिर एक बार और हो गया, बोलो जी हमारा लीवर खराब रहता है, तो फिर आपका इजीएस्ट फ्रेंड है गूगल। आप गूगल करेंगे तो गूगल बता देगा जी लीवर कैंसर है, या आपको लीवर कैंसर हो सकता है, ये फैटी लीवर की फिर वो 4-5 जो ऑटोमेटेड एड्स हैं वो आने लगेंगे, उसमें से कोई सप्लीमेंट आप ऑर्डर कर दोगे, वो खाने लगोगे, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, बीमारी थी नहीं, अब आप पैदा कर रहे हो बीमारी बिकॉज ऑफ योर ओवर एग्रेसिवनेस। एग्जैक्टली। तो सेल्फ मेडिकेशन और इस तरीके से टेस्ट से हमेशा दूर रहना चाहिए। एब्सोल्युटली नो। आपको कोई प्रॉब्लम है आप चले जाइए कि भैया देखिए हर आदमी हर डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि जी ये डॉक्टर अमुक डॉक्टर XYZ बहुत महंगा है, आप जो सस्ता है उससे इलाज करा लो। सरकारी अस्पताल है हर जिले में है, अब तो सरकार की जो पहल है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है, आप वहां चले जाइए। बट एक्सपर्ट एडवाइस लेके यू गो टू समवन यू फील ही इज एन एक्सपर्ट। करेक्ट। ही और शी मे बी रॉन्ग, बट एटलीस्ट हैव अ ओपिनियन कि भैया जरूरत है या नहीं है। एग्री। राइट। गैस नाम की कोई बीमारी होती नहीं है। देयर इज नो डिजीज कॉल्ड गैस। अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि गैस है तो भैया वो गलत कह रहा है। अंडरस्टूड। कोई गैस नाम की बीमारी होती नहीं। जो गैस है उसका इंटरप्रिटेशन है कि जिसको आप गैस समझ रहे हैं वो है क्या, उसको समझ के इलाज कराना है। एग्जैक्टली। रूट कॉज जो उसका वो फाइंड आउट करने की जरूरत है। राइट। और डॉक्टर साहब आपकी ये जो फील्ड है इसमें पिछले 10 साल में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, डायग्नोसिस के नई नई टेक्निक्स आए हैं, नई मेडिसिन आए हैं। ये सारी चीज़ों ने आप जैसे मेडिकोस की लाइफ कैसे आसान की है या कॉम्प्लिकेशन बढ़ा है? आई नो कि आप लोगों की फील्ड में हमेशा पढ़ना पड़ता है, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस थ्रू आउट द लाइफ, नई नई चीज़ें आ रही हैं तो अप टू डेट रखना पड़ता है। देखिए आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं हर 6 महीने में तो आपके डॉक्टर्स का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करने पड़ते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी, हम जिस समय में रह रहे हैं वो समय खास है, चीज़ें बदल रही हैं, तो हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। नई अपडेट्स में जो मुझे एक्साइट करती है कि मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ आ रही है, तो वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर है कि आप कैंसर को समय से पहले पहचान सकते हैं और उसको कैंसर को बीमारी बनने से पहले निवारण कर सकते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, मुझे अर्ली कैंसर, तो वो बीमारी बने कि जिसमें आपको एक मेजर सर्जरी या कोई मेजर कीमोथेरेपी से गुजरना पड़े, उसको आप समय पर पता लगा के निकाल सकते हैं। हम जैसे आंतों के कैंसर, जिसकी जो मेरी स्पेशलिटी है, हम आंतों के कैंसर को समय से पहले पता लगा सकते हैं। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भैया ये शायद इतने टाइम में कैंसर बना देता, और आप उसको समय से पहले निवारण कर सकते हैं। इसी तरह स्टमक कैंसर्स हैं, यू कैन प्रेडिक्ट कि भैया ऐसा ऐसा है, तो वो कैंसर, ये जो हिस्सा हम एंडोस्कोपी में देख रहे हैं ये गड़बड़ है, इसको निकाल दिया जाना चाहिए, ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या खाने की नली में एक बीमारी है, ये आगे जाके कैंसर बनाने की संभावना 2% है, 5% है, आप उसको साल भर सर्विलेंस में रख सकते हैं। देखिए कैंसर ना बड़ा कैटास्ट्रॉफिक होता है किसी भी फैमिली के लिए, कि एक कैंसर लेबल कर दिया गया, आपके लिए एक मानसिक स्ट्रेस है, एक फाइनेंशियल स्ट्रेस है और एक इमोशनल स्ट्रेस है, तो चीज़ों से बचा जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँ तो एक बड़ी आंत का कैंसर होता है, विच इज़ 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल्स एंड फीमेल्स इन इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, दुनिया में हिंदुस्तान का वेस्ट का डेटा सेम है। अच्छा, अमेरिका में जो गाइडलाइंस हैं वो कहते हैं कि हर इंसान को 10 साल में, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 45 एंड 50, यू स्टार्ट डूइंग स्क्रीनिंग फॉर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के कैंसर, 1 in 10 years। गाइडलाइन प्लेस पे है। करेक्ट। अमेरिका में सबका हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप विजिलेंट नहीं, आपने डॉक्टर से आके पूछा नहीं, डॉक्टर साहब मैं ये क्यों नहीं करा सकता। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैज टू अंडरगो कोलोनोस्कोपी once in 10 years आफ्टर एज ऑफ प्रोटोकॉल करना ही है, क्योंकि आप एक कैंसर बनने से बचा सकते हो। अगर आपने सही जगह पे सही समय पे पता लगाया तो बनेगा नहीं कैंसर।
डॉक्टर साहब, इसी से स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी। मैं भी एग्री करता हूँ, हमारे देश में जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है और उसके बारे में जो अवेयरनेस है, पॉलिसीज हैं, उसकी कमी की वजह से आई थिंक द पॉलिसीज हैव टू कम इनटू द प्ले। एग्जैक्टली। प्रिवेंटिव मेडिसिन एक बहुत बड़ा रोल है। प्रिवेंटिव मेडिसिन में रोल तो क्लिनिशियन ही करने वाले हैं, वही डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहे हैं वही बीमारी से बचने का तरीका भी बताएंगे। बट जब तक सरकार ये लोग जागरूक नहीं होंगे, आपको आपके डॉक्टर से सवाल पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब ये बीमारी नहीं हो उसके लिए मैं क्या करूं। बिल्कुल। बीमारी हो गई उसके बाद तो इलाज बड़ा क्लियर है, बीमारी ना हो उसके लिए क्या करना है। करेक्ट। और कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स का भी एक रोल होता है। आई नो उनके पास बहुत ही एक हेक्टिक लाइफस्टाइल होती है, पेशेंट्स का वर्कलोड होता है, लेकिन एक पेशेंट अवेयरनेस के लिए भी एक एक्स्ट्रा स्टेप्स मेडिको की तरफ से उठाया जा सकता है। आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ डॉक्टर्स अपनी तरफ से रील फॉर्मेट में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट शायद उन तक ना पहुंच सकें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इफ़ आई लाइक टू नो अबाउट अर्ली साइंस के इंटेस्टिनल कैंसर, अगर किसी को हो सकता है या उसको लग रहा है, उसने गूगल पे पढ़ लिया कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, ऐसी चीज़ें अगर डॉक्टर भी अवेयर करें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के फॉर्मेट में, या कोई जैसे यूएस में है कि कुछ आर्टिकल्स जर्नल्स में डॉक्टर बहुत फ्रीक्वेंट लिखते हैं, इंडिया में वो चीज़ कम है बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेन एंड पेशेंट लोड। देखो, क्या आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है? प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स कैसे इलाज करेंगे वो डॉक्टर डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट डिसाइड कर रहा है। पुलिस वाले कैसे सिक्योरिटी रखेंगे वो एक आईपीएस डिसाइड कर रहा है जो खुद भी पुलिस वाला है। जो हमारी पॉलिसीज हैं उसमें डॉक्टर्स को मिलाया जाता है कमेटी में, फाइनल डिसीजन पे हेड डॉक्टर नहीं होता है कभी भी। ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम। यू डू नॉट हैव अ इंडियन मेडिकल सर्विसेज। राइट। सो अगर आपने वो सिस्टम जनरेट नहीं किया जिसमें जो डिसीजन मेकर है उसको पता है कि वो किस चीज़ के लिए डिसीजन ले रहा है, आपने डॉक्टरों से एडवाइस ले ली कि भाई इस तरह से होना चाहिए, बाकी डिसीजन मैं लूँगा, तो वो चीज़ें कभी सही नहीं हो सकती। सो अमेरिका में जो चीज़ें हैं वो फ़र्क इसलिए है कि वहाँ पे जो डिसीजन मेकर है वो खुद भी एक डॉक्टर ही है। दैट इज़ व्हाई ही इज़ ऑन द पोस्ट। वो एक ब्यूरोक्रेट नहीं है। ब्यूरोक्रेसी वालों को बुरा लगेगा बट सच्चाई तो यही है। ठीक है। अब रही बात डॉक्टर्स के एजुकेट करने की, देखिए ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए कभी भी किसी चीज़ को। इलाज है वो इलाज की तरह ही रहना चाहिए। डॉक्टर है और मरीज है, वो डॉक्टर मरीज का रिश्ता रहना चाहिए। अगर आप उसको ग्लैमराइज करके नाच गाने करके बताएंगे तो आप हो सकता है मैसेज पास ऑन कर दें, बट वो सीरियस सिचुएशन नहीं बता पाओगे आप। तो एजुकेशनल वीडियोस होने चाहिए बिल्कुल। अब चूंकि ज़माना प्रिंट मीडिया का है, तो यस, प्रिंट मीडिया एंड द मल्टीमीडिया, ऑल दिस एप्स विच आर अवेलेबल, सब डॉक्टर अपना अपना रोल तो प्ले करते हैं। किसी के पास टाइम है वो ज़्यादा कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। सीनियर्स जैसे जैसे होते जाते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, टाइम कम होता जाता है। दूसरा होता है आप ऑलरेडी दिन में 10-12 घंटे काम कर रहे हो, अब उसके बाद आपके पास खुद को देने के लिए टाइम नहीं है, ना फैमिली को देने के लिए टाइम है। तो इफ़ सम इनिशिएटिव लाइक यू हैव कम अप कि लेट्स ब्रिंग सम एक्सपर्ट इनटू ऑन द प्लेटफॉर्म कि भैया वो आके बात करें, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। क्योंकि हम लोगों को वो ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि इस तरह का चीज़ें कैसे करी जाएं। अगर कोई आदमी समाज से आता है कि रिसर्च करके मैं आया हूँ आपसे बात करना चाहता हूँ, देखो डॉक्टर को, एवरी डॉक्टर इज़ अ टीचर बाय एट हार्ट, तो उसको पढ़ाना में कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन में हमें कोई समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम समझाना नहीं चाहते हैं, जरिया नहीं है हमारे पास। और डॉक्टर साहब, बिफोर वी रैप अप दिस पॉडकास्ट, एक आपकी तरफ से मैं मैसेज चाहता हूँ जो बडिंग मेडिकोज हैं उनके लिए, कि अगर वो जिस फील्ड में आप स्पेशलाइज्ड हैं स्पेसिफिकली, अगर उस फील्ड को ऑप्ट करना चाहें इन फ्यूचर, वो क्या माइंडसेट लेकर यहाँ पर आएँ और उनके लिए क्या फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है? देखिए, इस फील्ड में आने से पहले पहली बात तो कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। दूसरा, बी रेडी टू डू योर हार्ड वर्क। लंबा रास्ता है, जल्दी नहीं कटेगा। और डोंट कम इनटू दिस फील्ड टू अर्न मनी। यू आर नॉट गोना अर्न मनी एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी दीज डेज। जो समाज का चलन है, सेम मेहनत करके आप किसी भी और फील्ड में ज़्यादा पैसा बनाओगे। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं, पापा के कहने पे डॉक्टर मत बनना,
मेरे पापा कभी नहीं चाहते मैं डॉक्टर बनूं, तो पापा कहने पे डॉक्टर मत बनना कभी। डॉक्टर बनना है क्योंकि आप चाहते हो डॉक्टर बनना है, आके देख लो, कंफ्यूज है तो किसी डॉक्टर के साथ 1 महीने रह के देख लो, लाइफस्टाइल पसंद आती है तो ही इस फील्ड में आओ। फर्स्ट, पॉसिबिलिटीज इमेंस है, और जो इस फील्ड में है जो बाकी फील्ड में नहीं है, वो है लोगों की हेल्प करने का नेचुरल तरीका। जब वो मरीज ठीक होके जाता है घर, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, यू गेट दैट फीलिंग कि यार आपने किसी की ज़िंदगी में फ़र्क डाला। तो हम जब पढ़ते थे तो हमें हमारे प्रोफेसर्स ये सिखाते थे कि आप पढ़ाई एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि किसी दिन आपका ज्ञान किसी की ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़ा होगा। राइट। तो अगर आप वो कर सकते हो तो बनता है, तब आपके लिए सही जगह है। तो सही जगह है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो एग्जाम पास करना है, वो डॉक्टर वर्ड से बहुत ग्लैमरस लगता है, जो कि ग्लैमर है नहीं, अंदर आएंगे तो सारी रियलिटी समझ में आ जाती है। बिल्कुल। और मुझे मनी चाहिए तो मत आना, डोंट कम। अंडरस्टूड, राइट। डॉक्टर जैन, थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में आने के लिए। रियली अप्रिशिएट योर टाइम, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर जो भी ऑडियंस हमारी पॉडकास्ट देखेगी उनके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, डाउट दूर होंगे, और लाइफ को जीने का और अपने आप को हेल्दी रखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा बात करने का, बट टिल दैट थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू। ओके, थैंक यू।